बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। सहारा प्रणाम। हमारे इस खास कार्यक्रम दंगल के बोल में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं बुंदेलखंड के प्रमुख शहर झांसी में। बात कर रहे हैं चुनावी मुद्दों की, बात कर रहे हैं उन मुद्दों की जिनकी इलेक्शन के टाइम में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, राजनेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में क्या होता है कि वो मुद्दे दब जाते हैं और जनता ठगी सी महसूस करती है। हमारे साथ विभिन्न क्षेत्रों के लोग मौजूद हैं। शहर के समाजसेवी भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। उन सबसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महानगर धर्माचार्य आचार्य हरिओम पाठक की। प्रतिवर्ष या नेता हमारे यहाँ आते हैं, हर 5 साल में चुनाव आते हैं। नेता वादे करते हैं कि हम विकास करेंगे, बुंदेलखंड राज्य बना देंगे। सभी कहते हैं, कोई एक नहीं कहता, किसी एक पर आरोप लगाने की बात नहीं है, लेकिन सभी ये कहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे और बनना चाहिए, किंतु राज्य नहीं बना। और लोग हमसे पूछते हैं कि राज्य क्यों बनवाना चाहते हो? सरकार विकास कर सकती है, उत्तर प्रदेश की सरकार विकास कर सकती है, मध्य प्रदेश की सरकार विकास कर सकती है, आप विकास अकेले की बात क्यों नहीं करते हो? तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैं सहारा समय को ये कह देना चाहता हूँ, आप पूरी दुनिया को ये बताइए कि बुंदेलखंड एक बहुत बड़ी पहचान थी देश की। बुंदेलखंड ने बहुत त्याग किया है, बहुत वीरता की है, बहुत बलिदान दिए हैं, सर्वस्व हम लोगों ने लुटा दिया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद यदि कोई प्रदेश मिटाया गया तो बुंदेलखंड और विंध्य प्रदेश मिटा करके नष्ट कर दिया गया। आधा बुंदेलखंड दे दिया मध्य प्रदेश को, एक हिस्सा दे दिया उत्तर प्रदेश को। हमको नष्ट विष्ट करने का काम किया है स्वतंत्रता के बाद। इसलिए हमारी मांग है कि हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, हमारा स्वाभिमान जीवित रहे, हमारा स्वाभिमान बना रहे। इसलिए आप पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाइए। ये वादा कोई भी पार्टी आए, लेकिन ये वादा सबको करना पड़ेगा। आचार्य हरिओम पाठक जी बता रहे थे कि आज़ादी के बाद से ही बुंदेलखंड लगातार उपेक्षित रहा है। लोग वादा करते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद में जितना डेवलपमेंट बुंदेलखंड का होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमारे साथ में समाज सेवी देवप्रिया उक्सा मौजूद हैं। देवप्रिया जी, झांसी को खासकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज क्या हुआ, कहाँ उपेक्षित हो गई यहाँ की महिलाएं? दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जब हम अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे शहरों में तो डेवलपमेंट है, पर जब हम गांव की बात करते हैं वहाँ पे हम ये स्कीम्स तो गवर्नमेंट बहुत ला रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाया भी जा रहा है, एक हद तक पढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन उस पर एक फॉलो अप नहीं रखा जा रहा है। बेटियों को स्कूल तो भेजा जा रहा है, लेकिन वो ड्रॉप आउट हो जाती हैं, कहीं ना कहीं काम छोड़ देती हैं। क्योंकि बुंदेलखंड में अगर देखा जाए तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा काम एक औरत ही कर रही है। क्योंकि आदमी काम तो करता है, शाम को जब उसे पैसे मिलते हैं शराब पी के बर्बाद कर देता है। घर का खर्चा कैसे चले तो बीवी चलाएगी। बीवी जब काम पे निकलती है तो लड़की की जिम्मेदारी हो जाती है, लड़की को भी वो साथ ले जाती है, तो लड़की की वहाँ पे पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। खर्चा सब कुछ उठाने के बाद भी उसको तिरस्कार मिलता है, क्योंकि काम तो वो कर रही है, पैसा भी कमा रही है, पर पैसा उसका परिवार को भरण पोषण में निकल जाता है, पति उससे छीन लेता है। फिर आती है उसकी स्वास्थ्य की बात, तो घर में सब कुछ सबके लिए है, उसके लिए कुछ भी नहीं है आज भी। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि बेटे को सबसे अच्छा मिलना चाहिए, बेटी को कम मिलना चाहिए, पति का काम पूरा होना चाहिए, उसकी बात बाद में मानी जाती है। क्या प्रयास होने चाहिए राजनेताओं के द्वारा, सरकारों द्वारा क्या प्रयास होने चाहिए कि औरतों को ऊपर लाया जाए? अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आज की तारीख में अगर 64% औरत एजुकेटेड है तो 86% आदमी एजुकेटेड है। उस गैप को हमें कम करना है, उस गैप को हमें कम करके दोनों को बराबर स्तर पे लेकर आना है, जो कि नहीं हो रहा है। बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन हमारी ज़रूरत है कि गाँव में अंदर की तरफ जाया जाए। शहरों में तो डेवलपमेंट है, लेकिन गाँव में अभी उतना नहीं है। गांव में आज भी डेवलपमेंट नहीं है। बुंदेलखंड में शिक्षा का अभाव है, नतीजतन औरतें जो हैं वो उत्पीड़न का शिकार हो जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार की ज़रूरत है। देवप्रिया उक्सा के मुताबिक हमारे पास में रंगकर्मी और बहुत बड़े कलाकार हैं। बुंदेलखंड का नाम मुंबई में जो है वो रोशन कर रहे हैं आरिफ शेरोली जी। आरिफ जी, क्या मानते हैं, क्यों यहाँ का जो बाशिंदा है, यहाँ के जो लोग हैं, क्यों ऊपर की ओर नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्यों धरातल में खिसकते चले जा रहे हैं? हमारा तो जो ही वो है, बड़ो बाप को बेटा बन गओ हमाओ नेता, एक पन्नी 100 का नोट दे के जीत जाए जो ही कहता। तो हम जो कह रहे हैं कि जो हमारे इतने की जो समस्या है, मूल समस्या में क्यों नहीं जा रहा हूँ।
जैसे बहन जी कह रही थी, गांव वाकई गांव बहुत पिछड़ो है। हम एक गांव में गए थे, वो आदमी किराना की दुकान रखो, वही आदमी जो है डॉक्टर बन के इंजेक्शन लगा रहा, मतलब चिकित्सा की कोनो व्यवस्था नहीं है। होते जाओ आप गांव गांव में, तो गांव को, जबकि गांव से ही पूरा देश बन रहा हो, लेकिन गांव को हम भूल गए हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कह वो है कि विकास के लिए, और यहाँ पर सबसे पहले जो कानून है पुराने, तो जो भी बड़े बड़े अधिकारी थे आओ, तो उसे जो पढ़ाओ जाए, तो बुंदेलखंड को मुख्य जो व्यापार रहा है किडनैपिंग रहा है, जबकि अब बुंदेलखंड बदल गया और बुंदेलखंड विकास की धारा पे आगे बढ़ो। साहित्य, नाट्य और सिनेमा के क्षेत्र में भी लोग आगे जा रहे हैं। लेकिन अब ये आप जो देख लो कि श्री गंगाधर राव जो कला जगत के आते, उनकी नगरी में कला, साहित्य और सिनेमा की इतनी दुर्गति, कौन नेता हमने देखो कभी हमारे इतने के लोगों को नाम न पद्मश्री के लिए वृंदावन लाल वर्मा जी के बाद कौनों को नाम न कोई, जो इतने बड़े बड़े लोग यहाँ समाज सेवी हमारे यहाँ समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको नाम को नहीं संस्तुति करत। कई बड़े कलाकार बुंदेलखंड ने दिए हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में भी बुंदेलखंड पिछड़ा है। कला के लिए भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन आज भी यहाँ का जो रंगकर्मी है, यहाँ का जो कलाकार है, यहाँ का जो फोक आर्ट है, उसको वो प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। आईटी क्षेत्र से जुड़े नागेंद्र पाल सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। नागेंद्र जी, आईटी से भी कहीं ना कहीं बुंदेलखंड पिछड़ा है, क्या मानते हैं, क्या क्यों नहीं आगे कनेक्टिविटी बढ़ पा रही है बुंदेलखंड? यहाँ पे जो बेसिक जो प्रॉब्लम है, बेसिक समस्या है, वो है बेरोजगारी। यहाँ का युवा अच्छे अंकों से पास होने के बावजूद भी, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी, उसको जो इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे डेवलप नहीं है, यहाँ पे कोई भी जो है कि रोज़गार का कोई भी साधन नहीं है, जिसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं पलायन करना पड़ता है। अगर कोई अगर विद्यार्थी इंजीनियरिंग में अच्छा यहाँ पे निकल भी गया, तो भी जो जाकर के उसको दिल्ली मेट्रो सिटीज़ में जाना पड़ता है। तो ये बेरोजगारी जो है सबसे बड़ी समस्या है, जिसको कहीं ना कहीं जो है कि इस समय बुंदेलखंड की जनता की मांग है, और ये बुंदेलखंड के विकास के लिए बेहद ज़रूरी है कि बेरोजगारी की समस्या का जल्दी से जल्दी निदान हो। और ये मुख्य रूप से ये मुद्दा होना चाहिए चुनावी, जो भी चुनावी जितने चुनाव आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा चुनाव में होना चाहिए। एजुकेशन, जो अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनका अभाव है। बुंदेलखंड सेपरेट स्टेट की बात आचार्य जी ने सबसे पहले की थी, और बुंदेलखंड राज्य समर्थक हमारे साथ में हैं, कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, भानु सहाय जी। हम उनसे बात कर लेते हैं। भानु जी, क्यों नहीं बुंदेलखंड राज्य बन पा रहा है, क्या परेशानी आ रही है? हर इलेक्शन में बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे उमा भारती हो, या जो भी बड़े नेता यहाँ आते हैं, वो चुनावी रैली में यही वादा करते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे। क्या हुआ आखिर? देखिए, 2014 में हम सारे लोगों की बाँछें खेल गई थी। हम सब लोग इतने ज़्यादा प्रफुल्लित हो गए थे जब देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी और उमा भारती जी ने ये वादा किया था कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड बनवा देंगे। तो जब शीर्ष नेता ये कह के जा रहे हैं कि 3 साल के भीतर बनवा देंगे, तो हम लोग को लगने लगा कि अब हम लोगों की जो सपने हैं वो साकार होने जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य, 5 साल होने आ गए, अभी तक उनके कान पे जूं तक नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भावनाओं से खेलने का कार्य भली भांति जानते हैं ये नेता। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे अगर हम आपको बताएं कि साधु संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, तो हमारी साध्वी ने भी हम लोगों को साध्वी मतलब उमा भारती जी, उन्होंने हम लोगों को कहा कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड बनवा देंगे, हम यहाँ एयरपोर्ट बनवा देंगे, ये ग्वालियर रोड का फ्लाईओवर बनवा देंगे, यहाँ रानी पथ बनवा देंगे, राम पथ बनवा देंगे। ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। हम लोगों को लगने लगा कि साधु संत महात्मा कहाँ झूठ बोलते। लेकिन जब साधु संत महात्मा ठगने लगे, तो अब बुंदेली अब विचार करने लगा है कि नेता अगर आके बोल रहे हो, वादा कर रहे हो, तो उसे पूरा करो, वरना तुम्हारा विरोध भी करने का हम कार्य करेंगे। अभी तक बुंदेलियों के साथ सिर्फ छल किया गया है, और छल इसलिए हुआ है कि सीधी सादी जनता बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती है। अब वो बहकावे में नहीं आई। भानु साहब कह रहे हैं कि अब जनता बहकावे में नहीं आएगी, उनके जो बड़े बड़े वादे हैं उनको पूरा नहीं किया गया तो उन नेताओं का विरोध किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र तिवारी हमारे साथ में मौजूद हैं, लंबे समय से झांसी में स्वच्छता को लेकर कार्य कर रहे हैं। क्या मानते हैं जितेंद्र जी, कहाँ कमी आ रही है? इतना प्रयास होने के बावजूद भी अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही है? देखिए, कमी बिल्कुल नहीं आ रही है, और ये आपका कहना है कि कमी आ रही, लेकिन कमी नहीं आ रही। जिस तरह से भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन, मैं ये बोल रहा हूँ, केवल सरकार की ही जिम्मेवारी है क्या?
नहीं नहीं, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आम जनता की भी जिम्मेदारी, और आम जनता अपनी जिम्मेदारी के बखूबी निर्वहन कर रही है। और उसका परिणाम अभी आप ये देख लिए, जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो स्वच्छता की जो प्रतियोगिता हुई, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 हुआ, और उसमें झांसी को पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। झांसी को पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान मिला, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की हालत आपने देखी है? देखिए, अभी ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का परिणाम नहीं आया, और ग्रामीण की मैं बात बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र में भी बेतहाशा व्यक्तिगत शौचालय बनाए जा रहे हैं। जहां पर लोग व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए कतराते थे, अब वही लोग, ग्रामीण के लोग भी व्यक्तिगत शौचालय बनाने में रुचि ले रहे हैं, और झांसी में करीब 10,000 लोगों ने व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कर लिया, और लोग अपने आप जागरूकता लोगों में आ रही है। डॉक्टर जितेंद्र तिवारी बता रहे हैं कि लोगों में जागरूकता आ रही है, अभी स्वच्छता में और काम की जरूरत है। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी भी लंबे समय से बुंदेलखंड राज की मांग करते चले आ रहे हैं। तिवारी जी, कहाँ दिक्कत आ रही है? अभी भालू जी से ही बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि नेता वादे करते हैं, इलेक्शन के बाद में भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ कमज़ोर पड़ रही है क्या? हमने लहू से अपने जलाए थे सब चिराग, जब चमक उठा चमन तो बुझाए गए हैं हम। आज ये स्थिति है, हम बुंदेलखंड राज निर्माण की जब मांग करते हैं तो नारा लगाते हैं, शिक्षा, रक्षा, सड़क, सिंचाई, गांव खेत तक पहुंच ना पाई। और गांव खेत की बात तो क्या, आप झांसी में उठा करके देखिए, एक जहां निर्बाध रूप से रास्ता ना हो, पुलिया नंबर 9 बिना बाधा के जा नहीं सकते, ITI बिना बाधा के जा नहीं सकते, हंसारी बिना बाधा के जा नहीं सकते। यहाँ आज भी इस शहर में बुंदेलखंड की जो हृदय स्थली है, यहाँ एक भी ओवरब्रिज बन करके तैयार नहीं हो पाया। तो हमें आज हम कौन सी विकास की बात करें? इसलिए, और मैं ठीक बात ये भी कहना चाहता हूँ, विकास चाह करके भी लोग विकास नहीं कर सकते। लाइन लॉस का मामला है। लखनऊ से अगर ट्रांसफार्मर रख करके झांसी को बिजली प्रदान करेंगे तो लाइन लॉस कहाँ ले जाएंगे? तो जो लाइन लॉस है लखनऊ और झांसी के बीच में, उसको पूरा करने के लिए केवल और केवल एकमात्र उपाय है, विकास बोर्ड बना दिया। राज्य की बात कह करके आए थे लोग, तो हमने नारा दिया, विकास बोर्ड तो धोखा है, राज्य बना दो, मौका है। ये विकास बोर्ड से यहाँ की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी। और हमने सिंधिया जी से भी कहा था कि पैकेज नहीं, स्वराज्य चाहिए, हमें हमारा राज्य चाहिए। उमा भारती यहाँ से सांसद हैं, उन्होंने ही वादा किया था। उन्होंने वादा किया था, और पता नहीं किस वादे के बल पर उनका पोस्टर लगा हुआ मैं देखता हूं कि उमा भारती फिर एक बार, अब झांसी की जनता इस पर करे विचार। झांसी की जनता को ऐसे नेता को जवाब देना होगा जिन्होंने वादे किए थे बुंदेलखंड राज्य बनाने के, यहाँ का डेवलपमेंट करने के। महिला शिक्षा की जो स्थिति है वो बुंदेलखंड में बहुत अच्छी है नहीं। डेवलपमेंट रूट पर जो मनीषा एंड्रोस, मनीषा जी, क्या हालत है महिला शिक्षा की? ज़्यादा अच्छी नहीं है। आज के समाज की जो प्रगति हम देखते हैं सोसाइटी में, छोटे बच्चों की जो परवरिश एक माँ करती है, उसमें पिता का कोई सहयोग नहीं रहता है। हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं, उनको एडमिशन हो जाता है, उसके बाद में माता पिता अपनी जिम्मेदारी से एक तरफ हो जाते हैं कि चलिए अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, जिससे कि वो जैसे जैसे कहा जाता है ना कि एक परिवार आप अच्छा बनाएंगे तो नेचुरली एक सोसाइटी अच्छी बनेगी। तो जहाँ एक परिवार एक समझदार बच्चे को बड़ा करता है, वैसे ही एक सोसाइटी अच्छी आगे फ्यूचर में एक अच्छी सोसाइटी। मनीषा जी, अभी नागेंद्र पाल सिंह बता रहे थे कि एजुकेशन संसाधन नहीं है, यहाँ लड़कियों को भी बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। क्या लगता है आपको, होने चाहिए बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ? ज़रूर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आज तक जितने भी हैं अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़ के सब झांसी से बाहर पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे संसाधन ही नहीं, कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं है, सिर्फ लिमिटेड है। और बच्चे जो अलग से कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा दिमाग है जिन बच्चों का, वो सिर्फ बाहर जाके, और बहुत चैलेंजेस हैं झांसी के बाहर, अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। राज्य आंदोलन से एक और नेता हमारे साथ में है, अजय शर्मा जी। अजय, क्या दिक्कत हो रही है? फिर वहीं हम लौट के आ रहे हैं। बाबूलाल तिवारी जी बता रहे थे कि उमा भारती आ रही हैं, वो इलेक्शन का में वादा करके गई थी कि 3 साल के अंदर हम बुंदेलखंड राज्य बना देंगे। आज तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बना, भले ही राज्य नहीं बना, लेकिन उस लेवल पर विकास भी तो हो यहाँ। धर्मेंद्र जी, क्या है कि बुंदेलखंड के साथ जो त्रासदी हुई है वो शुरू मतलब आज़ादी के बाद से ही शुरू हुई है। और उसका कारण ये रहा है कि जो यहाँ के लीडर्स हुए हैं, या उस समय से आज तक के जो लीडर्स हुए हैं, वह नहीं चाहते किसी भी तरीके से बुंदेलखंड राज्य के रूप में स्थापित हो। उसका कारण ये है कि यदि राज्य बन गया तो उनकी जो यहाँ की मतलब राजनीति है वो जनता में सफल हो जाएगी और एक व्यवस्थित क्षेत्र डेवलप हो जाएगा।
इसी कारण से वो नहीं चाहते हैं, चाहे उमा भारती हों चाहे अदर्स भी इससे भी पहले। दिनेश भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश भार्गव ने B2 की लड़ाई लड़ी है, झांसी को B2 का दर्जा दिलवाया है। भार्गव जी, झांसी स्मार्ट सिटी बन गया है, B2 का दर्जा भी मिल गया है, कहाँ कमी आ रही है? अब आप लोगों की आवाज़ कमज़ोर हो रही है हमें लगता है। दरअसल झांसी में केवल कमी, जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का एक ही इलाज है बुंदेलखंड राज। चाहे शिक्षा हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पलायन हो, चाहे स्त्री जो महिलाओं के उत्पीड़न हो, इन सब का खत्म जब ही हो सकता है जब बुंदेलखंड राज्य बन जाए। लेकिन हमारे साथ ये हुआ 70 सालों में लोग हमसे वादे करते रहे। हाल ही में 2014 में वादा किया। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक से हैं, एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, दोनों बराबर के हैं। हमारे साथ तो ये हुआ, ईश्वरी ने कहा है कि पड़ गए बेईमानन की बातन, कछु लगो नहीं हाथन। और ईश्वर कहत पाउन पे पथरा, पटके अपने हाथन, पड़ गए बेईमानन की बातन। अब मौका है कि हम अपने पैर पे पत्थर ना पटके, सोच समझ के। इलेक्शन नजदीक आ गया है, अब मौका है पब्लिक अपने वोट का अच्छे से इस्तेमाल करे। सत्येंद्र पाल सिंह हमारे साथ में हैं। सत्येंद्र जी, डिफेंस कॉरिडोर बनने वाला है, प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करके गए हैं, शिलान्यास करके गए हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ से बेरोजगारी दूर होगी। देखिए, डिफेंस कॉरिडोर तो तब कहीं ज़मीन पर आ पाएगा जब मोदी सरकार फिर से आएगी। प्रधानमंत्री मोदी झांसी में 27 अप्रैल 2014 की जनसभा में ये कह के गए थे कि हम 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बना देंगे। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की। जिस तरह उन्होंने और जुमले फेंके वैसे यही जुमला सिद्ध हुआ। बुंदेलखंड में पिछड़ापन है, बुंदेलखंड में पीने को पानी नहीं है, बुंदेलखंड में सड़कें नहीं हैं, बुंदेलखंड में शिक्षा के साधन नहीं हैं। उस हालत में हम बुंदेलखंड की जनता को कब तक छलेंगे? बुंदेलखंड की जनता को कब तक चलेंगे? सत्येंद्र पाल सिंह जी कह रहे हैं, मुख्य प्रधानमंत्री खुद इलेक्शन के पहले, पिछले इलेक्शन के पहले यहाँ बात करके गए थे कि उनकी प्रायोरिटी में बुंदेलखंड राज्य है। अशोक सक्सेना है, यहाँ के बड़े वकील हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं। सक्सेना जी, बुंदेलखंड लगातार धरातल की ओर जा रहा है। उमा भारती जी ने भी वादा किया था, प्रधानमंत्री जी पिछली सभा में बोल के गए थे। अभी डिफेंस कॉरिडोर, जो मैंने अभी सवाल किया था पाल साहब से, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर जो बनने वाला है, हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है, यहाँ की आर्थिक व्यवस्थाएं सुधरने वाली हैं। क्या मानते हैं कि ये वादा भी कहीं ना कहीं मूर्त रूप में आएगा? आपने सबसे पहले इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा कि पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। आपने सारी बातों का एक जवाब दे दिया कि आग यहाँ के पानी में। यहाँ की वीरता ने इस देश को आज़ादी में बहुत योगदान दिया, तन मन धन से। उसे कुचलने के लिए, उसे मिटाने के लिए सारी सरकारें 70 वर्ष से लगी हुई हैं। वह नहीं चाहते कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, क्योंकि यहाँ पर अरबों रुपए का खनज होता है, जो खनन और वन, इनको दोहन फिर करके कहाँ ले जाएंगे? जैसे कल कहा गया कि दिल्ली 1.5 लाख करोड़ केवल आयकर देती है, मिलता कितना है? 3,500 करोड़। तो इसी तरह बुंदेलखंड की स्थिति है कि खरबों रुपए का हम पन्ना तक, हीरा तक देते हैं, पन्ना से खनिज देते हैं, और हम ना ले लें, हम अपना विकास न कर लें। अगर हमारा राज्य बना दिया गया होता तो आज बुंदेलखंड राज्य इस देश के बहुत अधिक संपन्न प्रदेशों में से होता। करोड़ों रुपए रेवेन्यू बुंदेलखंड से मिलता है, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जाता है, उसके बावजूद भी आखिर कहाँ जाता है वो पैसा? क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पाता है बुंदेलखंड का? तो एक बात आपको बता दें, झांसी जो है वो गंगा जमुना तहजीब की नगरी है, सांप्रदायिक सद्भावना की नगरी है। आचार्य जी के पास में आप देख रहे होंगे शहर काजी साहब बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शहर काजी साहब, बुंदेलखंड जो है वो लगातार उपेक्षा का शिकार रहा है। यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है, वो सांप्रदायिक सद्भावना का मैसेज भी देती है। सरकार को क्या लगता है कि यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है, भोली भाली है, उसको छड़ा जाता रहे लंबे समय के लिए? एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा खामोश पड़ा रहता है, जो चीखता चिल्लाता है उसी को दूध पिलाती है। झांसी की जनता बहुत भोली भाली और सीधी सादी है, और इसको जो है वो जब भी कोई नेता आता है, जब इलेक्शन आता है, 10 साल से मैं देख रहा हूँ बराबर हमारे भार्गव जी ने कहा कि एक ही इसका इलाज है कि बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा, सारी चीज़ें जो हैं वो सब अपने अपने मकाम पर और अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगी। यहाँ की जनता बहुत भोली भाली सीधी, जो भी आता है अपने जुमले दे करके चला जाता है, वादे करके चला जाता है और हमेशा झूठ बोलता है। इन नेताओं का जैसा काम रहा है
तो हमें अपना राज चाहिए। बुंदेलखंड राज हमारा जब बन जाएगा, हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हम उसी में जो है वो इत्तेफा करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है झांसी के लोगों में, और इसी का फायदा नेता उठाते हैं, झूठे वादे करके चले जाते हैं। दिलीप पांडे जी, आपको क्या लगता है कैसे जवाब दिया जाना चाहिए नेताओं को इस इलेक्शन में? सबसे बढ़िया यही है, जब तक अगर कोई नेता अगर बुंदेलखंड राज्य नहीं बना रहा है, नहीं कर रहा है कुछ भी, तो हम लोगों को सीधा चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। जब तक बुंदेलखंड राज्य ना बन जाए, हमारे बाबूलाल तिवारी जी, भार्गव जी इतने मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों हो गए। जो नेता आता है केवल वादा करता है और चला जाता है, चुनाव होने पड़ जाता है, वादा खत्म हो। राजीव पाठक जी मौजूद हैं। राजीव जी, बाहर एजुकेशन के लिए बच्चों को जाना पड़ता है, अभी यहाँ से मांग उठी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होने चाहिए यहाँ पर, क्यों नहीं सरकार एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है बुंदेलखंड में? हमारे यहाँ पर सभी विद्युत जन बैठे हैं। तिवारी जी ऐसा अधिकतर कहा करते हैं कि हरी भरी सब धरती हो, बंजर भूमि न पड़ती हो, बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की भर्ती हो। जब तक हम लोग हमारे यहाँ हमारे एजुकेशन को महत्वता नहीं देंगे, लोग कश्मीर से आ रहे हैं पढ़े, दुनिया भर से, केरल से पढ़ाने के लिए आ रहा है, उसे क्या पता है बुंदेलखंड में क्या होता है। जब तक आदमी दुनिया यहाँ वहाँ का आदमी, उत्तर प्रदेश का आदमी, जब तक बुंदेलखंड का आदमी स्वयं यहाँ एजुकेशन नहीं देगा, यहाँ के व्यक्ति को खुद की यहाँ की शिक्षा नहीं मिलेगी लोकल की, तब तक उसका कभी निदान नहीं हो सकता है। बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड के लोगों की भर्ती हो, तभी यहाँ से बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, तभी यहाँ के आर्थिक संसाधन सुधरेंगे। रघुराज जी, क्या मानते हो आप, किस तरह के मुद्दों को प्रभावी बनाया जाना चाहिए, खासकर इस इलेक्शन में? बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है यानी। सबसे पहला मुद्दा तो बुंदेलखंड का ही मुद्दा है, उसके बाद सेकेंडरी शिक्षा और स्वास्थ्य। हमारे यहाँ शिक्षा नाम मात्र की है, स्वास्थ्य के बारे में तो अगर जरा सी भी परेशानी होती है तो हमें दिल्ली और ग्वालियर जाना पड़ता है। उसके लिए जब तक बुंदेलखंड हमारा राज्य नहीं बनेगा तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। ना हमें शिक्षा मिलेगी, ना हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, ना हमें रोजगार मिलेगा। एक सबसे बड़ी समस्या उन्होंने उठाई है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के जो वैकल्पिक संसाधन हैं उनकी बहुत कमी है बुंदेलखंड में। एक मेडिकल कॉलेज है लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है। सबसे पहले संसाधनों की कमी है। जो भी बीमार व्यक्ति है उसे जाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से रेफ़र कर तो देते हैं लेकिन बेचारे जो है साधनों की कमी रहती है, जा नहीं पाते हैं और उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, अच्छी मशीनें उपलब्ध नहीं है। जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो बंद पड़ी हैं। मशीनें बहुत महंगी उपलब्ध हैं लेकिन बंद पड़ी हैं, उनको सुचारू रूप से चलाया नहीं जाता है, स्टाफ मौजूद नहीं रहता है। जागरूकता की कमी है, जागरूक होना पड़ेगा, नेताओं को भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। मनीषा एंड्रोस के पास फिर से आएंगे। महिला शिक्षा का बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगी, किस तरह के इंस्टीट्यूशन की यहाँ जरूरत है? यहाँ पे हर तरह के पहले तो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जिससे कि लड़कियों को खासकर बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि एक अनसेफ होता है। कोई भी पेरेंट के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि लड़कियों को हम बाहर कैसे भेजें। तो हर तरह के जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो झांसी में खोलें जो हमारी रीच के विद इन द रीच हो। और भी हायर एजुकेशन जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह और खुलने चाहिए, क्योंकि एक ही मेडिकल कॉलेज है, एक और एक्स्ट्रा मेडिकल कॉलेज हो और इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो विद इन द झांसी सिटी हो, जो हमारी लड़कियों के अप्रोच में हो। ताकि सुभाष जी कुछ इस तरह के कोर्सेज होने चाहिए झांसी में जिनसे त्वरित रोजगार मुहैया हो सके। बिल्कुल सर, जो भी कोर्सेज हो, इंस्टेंट कोर्सेज हो यहाँ पे, ताकि जो भी बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, उन सबको त्वरित रोजगार विद इन द सिटी मिलना चाहिए। हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, उसमें हमें हमेशा ये लगा रहता है कि हमारे बच्चे कैसे वहाँ सेफ हैं या नहीं है, तो वो हमें हमेशा डर बना रहा है। देवप्रिया जी, पहला कदम क्या होना चाहिए अगली सरकार का झांसी के लिए? खासकर झांसी के लिए सबसे पहला ये होना चाहिए कि जो छोटे गांव हैं उस पे काम हो। अभी बात हुई कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, मैं कहूँगी कि महिला जिला अस्पताल गाँव में होना चाहिए। झांसी में तो है, अभी अगर 3 आदमी बाहर निकलते हैं इलाज कराने के लिए तो उस पर एक औरत को इलाज मिलता है। तो सबसे पहले औरतों के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि औरत को ये माना जाता है कि वो 2 घरों को संभालती है, मायके से आती है और ससुराल जाती है, मायके को शिक्षित करती है फिर ससुराल को शिक्षित करती है। तो उस पर ध्यान दिया जाए, उसके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए। ये रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पूरी दुनिया में झांसी को जाना जाता है, तो ऐसे में यहाँ जो महिला शिक्षा की बात है, महिलाओं को प्रॉपर शिक्षा मिले और उनको स्वास्थ्य का भी भरपूर इंतजाम यहाँ पर हो। आचार्य जी, आपको क्या लगता है कि त्वरित रूप से आने वाले जो सरकार है उसको क्या करना चाहिए, यहाँ के नेताओं को क्या करना चाहिए बुंदेलखंड के लिए? यहाँ के नेताओं को सबसे पहले तो बुंदेलखंड राज्य बनाना चाहिए। दूसरा, बुंदेलखंड में
रेलवे यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, रेलवे यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। सत्येंद्र पाल जी से एक बार और पूछ लेते हैं। सत्येंद्र जी, क्या सबसे पहला काम होना चाहिए? जी जो बुनियादी मूलभूत सुविधाएं हैं, झांसी महानगर है, स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ पानी पीने को नहीं है। उमा जी जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं, जिस वार्ड में रहती हैं, उस वार्ड के आदमी गर्मियों में अपने हाथों में महिलाएं बर्तन लेके पानी मांगती हैं, पानी नहीं मिला। गडकरी जी आ गए, केंद्रीय मंत्रियों कह गए हम बेतवा पर पानी के जहाज चलाएंगे। पानी बहुत बड़ी समस्या है बुंदेलखंड में। भानु जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर, सारी समस्याओं का एक इलाज और वो है बुंदेलखंड राज। हमें बुंदेलखंड राज मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सारी समस्याओं का एक राज वो है बुंदेलखंड राज। ये हमारे जो यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कह रहे हैं। और इस पूरी समस्या का जो निदान है वो लोग मानते हैं कि बुंदेलखंड राज बनना चाहिए। और जो नेता जो हैं, उन नेताओं को भी जो वादे इलेक्शन के टाइम में करते हैं, उन वादों को निभाना चाहिए। तभी बुंदेलखंड का विकास हो पाएगा, तभी इस देश का विकास हो पाएगा।